नमस्कार साथियों। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के बारे में और देखते हैं आने वाला वर्ष 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो जो ग्रहों का गोचर होता है और उनका जो ट्रांजिट होता है उसके आधार पर ही हम यह देखते हैं कि किसी भी राशि के लिए जो वर्ष है वो कैसा रहेगा। और 4 बड़े ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, और इनके ही चारों तरफ सारा ज्योतिष जो है वो घूमता रहता है। तो इस वर्ष भी आने वाला जो वर्ष है 2025, तो चारों बड़े ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति और शनि चारों राशि परिवर्तन करेंगे और यह ज्योतिष में एक विशेष घटना ही मानी जाती है। तो सामान्यतः एक वर्ष में ही चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करें ऐसा नहीं होता, परंतु इस वर्ष हो रहा है। पिछली बार 2022 में हुआ था, जब अप्रैल में के अंत में शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था और मध्य में राहु, केतु और बृहस्पति ने किया था। तो इस वर्ष भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है। सबका राशि परिवर्तन होगा इन चारों बड़े ग्रहों का और सबका आसपास ही होगा। और बाकी भी कुछ ग्रह हैं जिनकी विशेष घटनाएँ इस वर्ष में होंगी, तो उन पर हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे। तो इस वर्ष 29 मार्च को 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा और वह कुंभ राशि को छोड़कर जो उनकी स्वयं की राशि है मीन राशि में आ जाएंगे और वो बृहस्पति की राशि है। और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, वो वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में जाएंगे। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा, 18-19 मई के आसपास में होगा और यह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए ग्रहों के ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। तो मंगल जो हैं वो पतित हो जाएँगे और पतित होकर वो पिछली राशि में गिर जाएँगे, तो मिथुन राशि में चले जाएँगे। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 4 फरवरी के आसपास मार्गी हो जाएँगे, तो वो अभी वो वक्रीय चल रहे हैं। और इनके साथ जो सबसे विशेष घटना होने वाली है, वो है देवगुरु बृहस्पति को लेकर। वो इस वर्ष बहुत अतिचारी रहेंगे। अतिचारी अर्थात उनकी जो गति है वो बहुत तेज रहने वाली है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो इस वर्ष बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वो बार-बार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो 14 मई को वो आपकी 14 मई को वो आएँगे वृष राशि में और वृष राशि को में हैं वो अभी इस समय में, फिर मिथुन राशि में आ जाएँगे 14 मई को और 6 महीने वो वहाँ रहने के बाद अक्टूबर में वो उच्च के होकर देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कर्क राशि में चले जाएँगे और कर्क राशि आपके मकर राशि वालों के सप्तम भाव में पड़ती है। और उसके बाद 4 दिसंबर को वो फिर से मिथुन राशि में ही वापस आ जाएँगे, जो आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में पड़ती है। तो मंगल 21 जनवरी को पतित हो जाएँगे, फॉलन प्लैनेट बन जाएँगे और फिर वो अपनी पिछली राशि में गिर जाएँगे अर्थात मिथुन राशि में, जो आपकी लगन कुंडली के छठे भाव में पड़ती है। तो कोई भी ग्रह फॉलन प्लैनेट या पतित क्यों होता है, उसका एक जो कारण है वो सूर्य की गति ही है इन सब चीज़ों के लिए। और जब ग्रह बहुत लंबे समय तक वक्रीय रहते हैं या फिर अपनी शुरुआती डिग्रियों में होते हैं, तो फिर वो पिछली राशि में गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी लगन कुंडली में जो मंगल है वो छठे भाव में आ जाएँगे और छठे भाव में आने पर अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम होते हैं। परंतु साल की शुरुआत है तो आइए कुछ सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हो ऐसा भी हो सकता है कि रोग ऋण शत्रु आपको उस समय में परेशान करें, तो थोड़ा अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर्स से अपनी जो है वो जाँच वगैरह, अपना ट्रीटमेंट वगैरह जो अगर आप यदि आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो फिर उसका ध्यान रखिए। अपने टेस्ट वगैरह समय पर कराते रहिए। तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि जब कोई भी ग्रह पिछली राशि में जाता है, तो फिर वो कुछ ऐसे रुके हुए काम होते हैं, अनफिनिश्ड काम होते हैं जो छूट गए थे जब वो पिछली राशि में था, तो उनको पूरा करने के लिए ही वो पिछली राशि में जाते हैं। तो मान लीजिए कोई लीगल केस चल रहा था
वो नहीं हो पा रहा, उसका नहीं आया रिजल्ट, तो हो सकता है इस समय सॉल्व हो जाए वो, या फिर उस केस को आप कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा सॉल्व कर सकें, क्योंकि केसेस तो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। यदि हम कोर्ट के भरोसे ही बैठे रहें तो सालों तक केसेस खिंचते हैं। तो अच्छा यही होता है कि उस समय में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा ही जो लीगल केस है उनको सॉर्ट आउट कर लें। तो वो ये समय होगा जब आप इन लीगल केस को कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब मंगल जो है वो आपकी जन्म कुंडली में 11वें घर के स्वामी हैं, जहाँ पर उनकी वृश्चिक राशि होती है और छठे भाव में आ रहे हैं और पतित होकर आए हैं, वो पिछली राशि में गिरे हैं, यहाँ पर मिथुन राशि है। तो पैसों से जो रुका हुआ कोई काम, क्योंकि 11वें भाव में जो उनकी राशि है और 11वां भाव लाभ को दिखाता है और छठा भाव कंप्लीशन को दिखाता है। तो उस समय में ऐसा हम मान सकते हैं कि कोई रुका हुआ काम, कोई रुका हुआ पैसा, किसी ने आपका पैसा ले लिया था परंतु उन्होंने अब तक एक्सक्यूज़ मी नहीं लौटाया है। तो ये वो समय होगा जब आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। तो इस समय में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आपके अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना बनी रहेगी, क्योंकि छठा भाव कॉम्पिटिशन का होता है और तो जो मंगल है वो कॉम्पिटिशन के भी कारक हैं और आत्मसम्मान के भी कारक हैं और छठा भाव भी यही दिखाता है। तो यदि इस समय में आपने कोई इंटरव्यू दिया है या फिर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वो समय होगा जब आपको इन सब में सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। 4 फरवरी 2025 तक वो वक्रीय चल रहे थे। तो वक्रीय ग्रह जब होते हैं तब उस समय वो धीरे-धीरे रिजल्ट देते हैं और मार्गी होने के बाद यानी अपनी वो सामान्यतः सीधी चाल पर चलने शुरू हो जाएंगे। तो उनसे मिलने वाले जो हमें फल हैं देवगुरु बृहस्पति से, उनमें शुभता आएगी और वो इस समय आपको मिलने लगेंगे। तो बृहस्पति संतान के कारक हैं और संतान के कारक होकर बृहस्पति जब मार्गी होंगे और संतान के भाव में ही बैठेंगे, तो संतान प्राप्ति में जो आपको बाधाएं आ रही थी वो इस समय में आपकी हल हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 5वां भाव विद्यार्थी को ही विद्या को ही दिखाता है, विद्यार्थियों के लिए ही है। तो विद्या के लिए है, तो इस समय में विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे और वो जो स्ट्रगल कर रहे थे अब तक, वो स्ट्रगल भी दूर होगी। तो जो भाग्य के कारक थे वो वक्रीय हो गए थे, तो भाग्य रुका हुआ था और पंचम भाव में बैठकर वो आपके भाग्य स्थान को यानी नवम भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे और साथ में अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपके लाभ के भाव को भी देखेंगे। तो नवीं दृष्टि उनकी लगन पर पड़ेगी। तो जब 3-3 दृष्टियां उनकी सारे ही शुभ भावों पर पड़ रही हैं, मतलब वो लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, पंचम दृष्टि से दूसरे लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, लाभ के भाव को देख रहे हैं, आपकी लगन आपको देख रहे हैं, इस तरह से पूरे धर्म त्रिकोण को वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर ये समय वो होगा जब आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपको लाभ भी मिलेगा और भाग्य का साथ भी मिल रहा है और साथ ही साथ चूंकि धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, तो फिर आप थोड़े से व्यवहारिक और थोड़े से प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर के भी स्वामी बनते हैं और तीसरा भाव स्किल का है, अपनी योग्यता को बढ़ाने का है। तो वहां पर उनकी मीन राशि है और पंचम भाव में अभी वो बैठे हुए हैं, जो कि लक्ष्मी स्थान है। नवम भाव पर उनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो जहां पर केतु विराजमान है। तो इस समय में आप जो है भाग्य का साथ लेकर अब आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके अंदर यदि कोई स्किल है तो उसको डेवलप करने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि आप उस स्किल के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकें और अपना जो लगन है, आप जो स्वयं है, उसकी पर्सनालिटी को और अच्छा, चमकीला और इम्प्रूव कर सकें।
और इसके साथ जो लोग चूँकि उनकी 5वीं दृष्टि जो है वो नवम भाव पर पड़ रही है और नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, तो फिर जो बच्चे या जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, बाहर जाना चाहते थे या फिर अपने देश में ही हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, तो वो इस समय में हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं। आइए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं और इसके पहले हमने देवगुरु बृहस्पति की बात की, अब हम शुक्र की बात करेंगे जो दैत्यों के गुरु हैं और वो भी उच्च के होकर आपके तीसरे भाव में मीन राशि में बैठ जाएंगे और 29 जनवरी 28 जनवरी 28 या 29 जनवरी के आसपास वो यहाँ पर आ जाएंगे। वैसे तो शुक्र जो है वो साल में एक बार उच्च के ज़रूर होते हैं, परंतु वो वहाँ पर सिर्फ़ 27-28 दिनों के लिए ही रहते हैं, क्योंकि उनका गोचर ही उतने दिनों का होता है। परंतु इस बार वो 4 साढ़े 4 महीने के लिए उच्च के रहने वाले हैं और आपके तीसरे भाव में मीन राशि में रहेंगे, ये बड़ी बात है। तो इस वर्ष जो ग्रहों की दशाएँ हैं, जो इस वर्ष जो ग्रहों का गोचर है, वो बहुत ही रोचक बना हुआ है। इसीलिए अच्छे परिणामों की हम जो आशा है, जो उम्मीद है, वो कर सकते हैं। वैसे तो शुक्र और मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जो बार-बार वक्री नहीं होते हैं और 2 ढाई साल में 1 आध बार ही वक्रीय होते हैं। बुध तो साल में 3-4 बार वक्रीय हो जाते हैं। बृहस्पति और शनि साल में 1 ही बार वक्री होते हैं और मंगल और शुक्र जो हैं वो बार-बार वक्रीय नहीं होते हैं। परंतु जब होते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं और किसी भी ग्रह का वक्रीय होना सूर्य की दूरी पर निर्भर करता है, ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया और सूर्य के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो जब भी ग्रह वक्रीय होते हैं सूर्य के कारण ही होते हैं और लंबे समय के लिए होते हैं। तो तीसरे घर में शुक्र आ जाएंगे, मीन राशि में उच्च के रहेंगे और शुक्र मकर लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं और लंबे समय तक उच्च का रहना यानी आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो 29 जनवरी को ये मीन राशि में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और उच्च के होकर बैठेंगे। तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने तक अर्थात 29 जनवरी से लेकर 31 मई तक ये यहीं पर ही रहेंगे और अच्छा प्रभाव ही देंगे, क्योंकि ये आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं, इसलिए इनके प्रभाव आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो इस समय में क्या-क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आप बहुत लॉजिकल हो सकते हैं, भाग्य में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, आपके अंदर एक साहस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि योग कारक ग्रह का काम ही यही होता है कि रुके हुए कामों को पूर्ण करें और सफलता की प्राप्ति करवाएं। तो इस समय आप सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं आपको करना चाहिए। और जो शुक्र है वो आपकी लगन कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। तो फिर आप दशम भाव करियर का है, तो फिर करियर से संबंधित कार्य व्यवसाय का है, कार्य व्यवसाय से संबंधित ग्रोथ, जॉब में प्रमोशन, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। कुछ समय के लिए शुक्र के साथ राहु भी रहेंगे, तो फिर शुक्र की राहु और जो शुक्र की जोड़ी है उसको अच्छा ही माना जाता है। वर्तमान समय में राहु का गोचर मीन राशि से ही हो रहा है और वो 18 मई के बाद पिछली राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में, तब वो शनि से पीछे हो जाएंगे। तो शनि से जब राहु पीछे होते हैं तो वो समय अच्छा माना जाता है। तो ये जो कमिंग ईयर है इसमें राहु जो है वो शनि से पीछे रहेंगे। तो फिर जो भाग्य में ऑब्स्टिकल्स आपको 2024 में देखने को मिल रही थी, वो 2025 में देखने को नहीं मिलेंगी। तो शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, कर्मेश हैं, दशम भाव के स्वामी हैं और लक्ष्मी कारक है, सुख और समृद्धि के ग्रह हैं और राहु भी एक्सपेंशन के ग्रह हैं, वृद्धि के कारक हैं। तो यदि आप अपनी किसी स्किल पर कार्य कर रहे हैं, कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, तो उसके द्वारा आप धन की प्राप्ति बहुत तेजी से होगी और बहुत तेजी से आपका जीवन आगे बढ़ेगा।
शुक्र जो है वो सप्तम भाव से त्रिकोण में बैठे हैं इस समय, और सप्तम भाव जो होता है विवाह का होता है, व्यापार का होता है। और राहु भी विवाह में कारक की तरह ही काम करते हैं, वृद्धि के कारक हैं। कभी-कभी राहु जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता है, तो ये माना जाता है कि राहु विवाह तेजी से कराते हैं। और अचानक से कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने कहीं बात की, तुरंत मंगनी हो गई और उसके बाद शादी हो गई, समय ही नहीं बीच में होता। तो ये काम जो है वो राहु कराते हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। तो शुक्र आपको बेहतरीन परिणाम देंगे इस वर्ष में। और उच्च के शुक्र की जब सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर, आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जो लक्ष्मी स्थान भी है, शुक्र भी लक्ष्मी है, भाग्य और सौभाग्य दोनों का साथ आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। एक विशेष घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगी। 29 मार्च को 6 ग्रह एक ही भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और वो भाव आपकी लगन कुंडली में होगा तीसरा भाव, जहां मीन राशि है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। और वहां पर राहु और शुक्र तो पहले से ही थे, शनि भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, चंद्रमा और बुध भी होंगे। तो चंद्रमा और बुध, इनका तो गोचर बहुत शीघ्रता से होता है, परंतु बाकी जो ग्रह हैं उन वो लोग थोड़ा सा अधिक समय तक रहते हैं, तो उनकी हम विशेष बात करेंगे। चंद्रमा और बुध जो है वो, उनको अभी हम यहाँ पर रहने देते हैं। अब किसी भी भाव में जब इतने सारे ग्रह इकट्ठे होंगे तो फिर इसका जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ना ही है। ये कुछ विश्वव्यापी घटनाओं के भी कारण बन सकते हैं। हो सकता है कि कोई विश्व युद्ध जैसी घटनाएं, या फिर कोई ईश्वर ना करे ऐसा हो, परंतु ऐसी घटनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी 2022 में, जब काफी सारे ग्रह एक ही भाव में बैठ गए थे। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, जब काफी सारे ग्रह एक ही भाव में थे। तो इतने सारे ग्रहों का जो प्रभाव है वो भी आपके नवम भाव पर पड़ेगा। तो फिर ये भी आपके अंदर एक चेंजेस लाने का काम तो करेगा ही। अर्थात इस समय में यदि आप कुछ रिस्क लेना चाह रहे थे, परंतु बहुत समय से सोच रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, तो ये वो समय होगा जब आप कोई रिस्क लेंगे और कोई रिस्क टेकिंग काम को अंजाम दे सकते हैं, और वो काम करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 6 ग्रह इकट्ठे होंगे आपके तीसरे भाव में जाकर, ये आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। आपके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। शनि की बात करते हैं। शनि 29 मार्च को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, जहां पर आपकी मीन राशि होगी। तो शनि तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, काल के कारक हैं, कर्म और व्यवसाय के कारक हैं, धन देने वाले, लाभ के। तो जीवन में जितने भी लोग हैं जिनको धन की प्राप्ति हुई है, तो इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि शनि जो है वो उसमें एक कारक का काम तो करते ही हैं। और तीसरा भाव जो है वो आपकी निर्णय शक्ति का भी है, आपकी स्किल का है, और आपकी इच्छाओं का भी है, छोटी-मोटी रिलेशनशिप, छोटी-मोटी इच्छाओं का भी है, तो यात्राओं का है। तो यदि लग्नेश जो है वो तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो ये आपकी स्किल को डेवलप करने का काम तो करेंगे ही, साथ ही आपको कर्मठ भी बनाएंगे। आप उस समय में बहुत अधिक मेहनत करने लगेंगे, आपको खुद नहीं लगेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग, आपके साथ के लोग आपको बोलेंगे कि आप तो बहुत मेहनती हैं, परंतु फिर भी आपको ऐसे लगेगा कि आपकी मेहनत में अभी भी कुछ कमी है और आपको और अधिक प्रयास करते रहना चाहिए। तो शनि मेहनत वाले ग्रह तो हैं ही, तो आपसे मेहनत करवाएंगे और जीवन इसी तरह आपका आगे बढ़ेगा। शनि आपके लग्नेश भी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, अर्थात धन स्थान के स्वामी हैं। तो धन स्थान के स्वामी जो हैं वो अपने से दूसरे भाव में आए हैं, अर्थात तीसरे भाव में आपके आकर बैठे हैं। तो यदि आपके पास कोई स्किल है, तो इस समय में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उस स्किल के थ्रू ही आपकी जो लाभ है, धन का लाभ है, वो भी आपको मिलेगा इस समय में।
और आपके अंदर खुद के प्रति जो विश्वास है, सेल्फ बिलीव है, वो बहुत बढ़ेगा। तो इस समय में आप वो काम कर सकते हैं जिस काम को करने के बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। शनि यदि तीसरे घर हैं तो फिर ऐसा माना जाता है कि जीवन में कंसिस्टेंसी आती है। वैसे तो मकर लगन के लोग कंसिस्टेंसी के लिए ही जाने जाते हैं। कुछ रहस्यमय प्रवृत्ति के लोग तो होते ही हैं। इनके मन की बात को कोई नहीं जानता। तो कंसिस्टेंसी आएगी जीवन में, स्किल का प्रयोग करेंगे और स्किल का प्रयोग करके आप उसी स्किल से धन प्राप्त करेंगे। यदि हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, और ये बड़ी विशेष बात है। लगन के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं और पांचवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जो कि विद्या का भाव है, विवेक का भाव है, संतान का भाव है। तो फिर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करने वाले स्किलफुल विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका ज्ञान, आपकी स्किल मिलकर आपको आगे ले जाएंगे इस वर्ष में। और धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम से दशम भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप इस समय में कोई जॉब ढूंढ रहे थे, कोई इंटरव्यू आपने दे रखा था, तो इस समय में आपको उसमें सफलता प्राप्त अवश्य होगी। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव पर, और ये बहुत विशेष होगा क्योंकि पुनः आपकी योग्यता, आपकी स्किल और आपके भाग्य दोनों का मिलन होगा। और जब स्किल मिल जाए और साथ में आपका हार्डवर्क भी मिल जाए तो दोनों मिलकर आपको सफलता ना दिलाएं, ऐसा संभव नहीं है। और भाग्य का साथ होना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, परंतु भाग्य का साथ नहीं मिलता तो उन्हें सफलता भी नहीं मिलती है। परंतु ऐसा हो सकता है कि आप अगर इतने कर्मठ हैं, आप इतने मेहनती हैं, तो फिर आप भाग्य को भी आप परास्त करके आप अपनी सफलताएं प्राप्त कर लें, और ये वो समय होगा जब आपको ऐसा करके सफलता जरूर मिलेगी। तो यदि लग्नेश आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और खुद वहां बैठे भी हुए हैं, स्किल के भाव में बैठे हुए, तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य और स्किल का साथ मिलकर आपको सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। हायर स्टडीज के लिए यदि आप जाना चाहते हैं और लग्नेश देख रहे हैं आपके हायर स्टडीज के भाव को, तो फिर इस समय में आपको हायर स्टडीज के लिए आप जा सकते हैं। और नवम से सप्तम पर बैठकर देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो सफलता दिलाने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लगन कुंडली में नवम भाव को दूसरे विवाह के लिए भी जाना जाता है। तो जो लोग दूसरे भाव के लिए दूसरे विवाह के लिए बहुत समय से सोच रहे थे, पहले विवाह में समस्या थी, डाइवोर्स नहीं हो रहा था, तो ये वो समय होगा जब आपको डाइवोर्स मिलने में आसानी रहेगी और दूसरे विवाह के योग भी बनने लगेंगे। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि नवम भाव पर जब शनि का प्रभाव होता है और शनि जो है कि उनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, तो फिर उस समय आपको यदि आपके घर के आसपास कुछ भी धर्म से संबंधित काम हो रहा हो, तो उसमें आपको अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप योगदान करें, चाहे तो धन देकर करें या फिर अपने मेहनत से करें, कुछ भी करें, परंतु मंदिर कोई बन रहा है तो मंदिर में अपना योगदान अवश्य दें, क्योंकि मंदिर में जो किसी भी तरह की दान दक्षिणा जो होती है वो आपको पितृ ऋण से मुक्त करवाती है, और पितृ ऋण उतारने के लिए मंदिर बनवाना इससे अच्छा और कुछ नहीं होता है। तो यदि किसी धार्मिक जगह का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो आप उसमें सहयोग अवश्य दीजिए। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पर, और धन स्थान के स्वामी हैं और उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें घर पर। और जो 12वां घर है वो विदेश का भी है, तो विदेशों से पैसा आ सकता है। कुछ हिडन सोर्स, यदि गुप्त स्रोतों से आप पैसा कमाते हैं तो इस समय में आपको उस धन की प्राप्ति हो सकती है। तो शनि का तीसरे घर में बैठकर 12वें घर को दशम दृष्टि से देखना, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल को भी दिखाता है। तो यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं या किसी दवाई या मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस समय में आपको अपना डॉक्टर चेंज करके देखना चाहिए, ताकि जो लाभ आपको अब तक नहीं मिल रहा था वो इस समय में मिल जाए।
क्योंकि ये समय में रोग ठीक होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। वैसे तो आप डॉक्टर की भी हेल्प लें और उनके द्वारा बताई गई दवाएँ ज़रूर लें और अपना ट्रीटमेंट अवश्य ही करवाते रहें। परंतु इस यदि आप चाहें तो साथ में आप आयुर्वेद और नेचुरल थेरेपी इन सब की भी मदद ले सकते हैं और अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपको लाभ होगा। तो इस तरह से आप अपने जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ आ रही हैं, उन पे यदि आप काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर को मत छोड़िए, उनकी एडवाइस पर भी चलिए और अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहिए। देखिए, ज्योतिष का जो काम है वो यही है कि वो सलाह देना, गाइडेंस देना, ना कि किसी भी चीज़ को नकार देना। तो ज्योतिष कोई ये नहीं कहता कि यदि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं, वो तो करते ही रहिए। साथ में आप ज्योतिष से जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जैसे ज्योतिष कहता है कि आप डॉक्टर बदल कर देख लीजिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और 12वाँ भाव जो है वो यात्राओं का भी है, विदेश यात्राओं का भी है और तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि नवम पर भी है, वो भी विदेश यात्रा का भाव है, 12वाँ भाव भी। तो फिर आप दूर की यात्राएँ कर सकते हैं, विदेश यात्राएँ भी इस समय में आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि की तरफ जा रहे हैं और मिथुन राशि आपकी लगन कुंडली में छठे भाव में पड़ती है। तो बृहस्पति बहुत ही एक स्पेशल प्लैनेट है, सभी के लिए संतान कारक है, सुख समृद्धि और शांति के कारक ग्रह हैं और जीव कारक भी हैं। तो जहाँ भी जाते हैं वो अपने अच्छे फल देते हैं जातक को। परंतु इस वर्ष वो बहुत अति जा रही हैं, उनकी जो गति है वो बहुत तीव्र है। तो 14 मई को वो मिथुन राशि में आएँगे और 18 अक्टूबर को यहाँ से चले जाएँगे, राशि परिवर्तन करेंगे और 7वें भाव में आ जाएँगे, जहाँ पर उनकी उच्च की कर्क राशि होगी। क्योंकि उनकी गति बहुत तेज है और इस पूरे वर्ष वो अतिचारी बने रहेंगे। तो 2024 में उनका राशि परिवर्तन 1 मई को हुआ था और 2025 में उनका राशि परिवर्तन 14 मई को हो रहा है, तब वो मिथुन राशि में आ जाएँगे। अर्थात वो 1 साल से कुछ ज़्यादा दिन तक वृष राशि में रहे थे। और 6 महीने वो यहाँ रहेंगे और 6 महीने के बाद वो 18 अक्टूबर को उच्च की राशि में, कर्क राशि में चले जाएँगे, जो कि सप्तम भाव में है आपकी लगन कुंडली में। और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इस कारण वो परिणाम भी तेज़ी से देंगे। विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, जहाँ पर उनकी धनु राशि है और 12वें घर के स्वामी होकर वो छठे भाव में आ रहे हैं। वो तो इस तरह से वो एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जो रुका हुआ पैसा है वो आपको मिल सकता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। विदेशों में यदि कोई काम करता है, विदेशों में धन है, वो मिल सकता है और लीगल कार्यों में सफलता तो बृहस्पति आपको दिलाएँगे ही। उपचे भाव के स्वामी उपचे भाव में ही आकर बैठे हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, जो रुकावटें आ रही थी वो भी कम होंगी, संघर्ष कम होगा और बृहस्पति का आना छठे भाव में संघर्षों को कम करता है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दशम दृष्टि है, जो पंचम दृष्टि है वो उनकी, वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर तुला राशि है और दशम भाव जो है वो कर्म का होता है, कार्य व्यवसाय का होता है, जॉब का होता है और बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं। तो जब वो अपनी 5वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो आपकी इस समय में करियर में ग्रोथ हो सकती है। जो लोग एमएनसीज़ में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब चेंज के बारे में बहुत समय से सोच रहे थे, वो इस समय में उनकी जॉब भी चेंज हो सकती है। हो सकता है कि पहले वो व्यापार कर रहे थे, अब जॉब में आना चाहते हैं, या फिर पहले जॉब कर रहे थे, जॉब को छोड़कर व्यापार में आना चाह रहे थे। तो वो ये समय होगा जब आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं। जो लोग विदेशों में काम कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो यदि आप मेहनत करते हैं, तो फिर आपको बेहतर परिणाम आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। गुरु की नवम दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके धन स्थान पर और बहुत अच्छा है, पैसा बढ़ेगा, धन स्थानों पर जाना होगा आपका।
तो धर्म स्थान के जो कारक हैं वो वो धन के भाव को देख रहे हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं, तो विदेशों से पैसा आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और तीसरे घर के स्वामी हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, तो यदि आपके पास कोई स्किल है तो धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है इस समय में। 12वें घर के स्वामी हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, तो आपको गुप्त स्रोतों से भी पैसा प्राप्त हो सकता है। अब चूंकि ये अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, अर्थ त्रिकोण अर्थात 2, 6 और 11, तो करियर में आगे बढ़े 2, 6 और 10, क्षमा करें, तो करियर में आगे बढ़ने के लिए ये समय आपको बहुत अच्छा है आपके लिए और बहुत सारे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि आपके 12वें घर पर, तो 12वां घर बहुत स्ट्रांग होगा, तो विदेशों को दिखाता है, विदेशों से संबंध को 12वां घर दिखाता है। तो यदि विदेशों से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं तो फिर ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शनि का भी प्रभाव है इसी भाव पर, बृहस्पति का प्रभाव तो है ही कि वो अपनी 7म दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं और शनि तीसरे भाव में बैठकर अपनी 10म दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। तो यदि विदेश में आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे या विदेशों में जॉब से संबंधित कुछ अटका हुआ था तो वो इस समय में पूरा होगा। और मई से लेकर अक्टूबर तक आप धार्मिक स्थानों की यात्राएं भी कर सकते हैं। अब बृहस्पति जो हैं वो आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं 7म दृष्टि से आपके 12वें घर को। तो यदि आप म्यूचुअल कंसर्न के साथ डाइवोर्स लेकर आप सेटलमेंट की तरफ जाने की सोच रहे थे तो वो योग इस समय बनेंगे। क्या होता है कि जो केसेस हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और अदालतों में केस बहुत सालों तक लटके रहते हैं और नहीं सॉल्व हो पाते हैं, परंतु ये वो समय होगा जब आप म्यूचुअल कंसर्न के साथ आप डाइवोर्स ले लेंगे तो फिर आपका जो लीगल केस चल रहा था वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी कॉम्प्रोमाइज के द्वारा यहाँ पर आपका डाइवोर्स केस सॉर्ट आउट होगा। तो आपको इस दिशा में अवश्य ही सोचना चाहिए। अब शनि और बृहस्पति दोनों ही 12वें भाव को देख रहे हैं, तो शनि और बृहस्पति जब दोनों मिलकर किसी एक भाव को देखते हैं तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं और ये मई से अक्टूबर तक का जो समय है ये काफी एक्टिवेट रहेगा आपका 12वां भाव। तो यदि 12वें भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो वो ठीक होगा, आपका कोई धन से संबंधित कुछ काम है रुका हुआ है वो पूरा होगा, या फिर आप डाइवोर्स की तरफ जाना चाह रहे थे जो नहीं हो पा रहा था वो इस समय सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव अंत को दिखाता है। तो ये लाइफ साइकिल चेंजिंग समय होगा जब आप एक नए समय की तरफ मूव करेंगे। आपका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व जो है वो उभर के आएगी। आप इस समय में वो काम करना करेंगे जो आप सालों से सोच रहे थे परंतु नहीं कर पा रहे थे। कुछ ठोस कॉन्क्रीट डिसीजन लेने का काम इस समय आप कर सकते हैं। तो ये वो समय होगा जब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने का काम आप कर सकते हैं और उन लोगों को आप अपने जीवन से हटाएंगे जिन्होंने आपके जीवन में रोड़े अटका रखे थे। उन परिस्थितियों को बदलने का आपको मौका मिलेगा जिन परिस्थितियों ने आपको आज तक रोक कर रखा था। राहु की बात कर लेते हैं। राहु का गोचर होगा आपके दूसरे भाव से अर्थात कुंभ राशि से, क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं। अभी राहु और केतु क्रमशः आपकी मीन राशि में है तीसरे भाव में और केतु कन्या राशि में है 9वें भाव में। अब जब ये मूव करेंगे तो राहु चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में जहां कुंभ राशि है और केतु चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में जहां पर सिंह राशि है और ये 18-19 मई के आसपास ऐसा होगा। तो धन के स्थान में पहुंच जाएंगे राहु, तो धन के स्थान में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि राहु ही आज के समय में धन प्राप्ति का एक विशेष स्रोत माने जाते हैं।
तो राहु जो है वो बाई होग या बाई क्रूक किसी भी तरह से धन प्राप्ति तो करवा ही देते हैं, चाहे सही तरीके से करवाएं या गलत तरीके से करवाएं, पर धन की प्राप्ति तो राहु कराते हैं। यदि वाणी से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेशों से धन प्राप्ति होगी। यदि आप विदेशों से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो इस समय आपको इनकम बढ़ाने के नए साधन मिलेंगे। अगर हम राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर, और राहु जो है वो लीगल चीजों में सफलता दिलाते हैं, बहुत झटके से दिलाते हैं, कंपटीशन में सफलता दिलाते हैं। और 6ठा भाव आपका प्रमोशन का है, रोग ऋण शत्रु का है। अब चूंकि अर्थ त्रिकोण को भी ये कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके दुश्मनों का अंत होगा, आपके करियर में सफलता प्राप्त होगी, दुश्मन हारेंगे। और राहु जो है वो नशीली चीजों के कारक भी हैं, तो हो सकता है आप इस समय में अपनी दवाइयां जरूर चेंज करें। तो राहु जो है वो चेंज को इंडिकेट करते हैं, किसी ना किसी बदलाव को बताते हैं। तो यदि आप कोई बीमारी है आपको और उसमें आपको सुधार नहीं दिख रहा है तो ये वो समय है जब आपको अपना ट्रीटमेंट चेंज करके देखना चाहिए, ताकि आपके स्वास्थ्य का लाभ आपको प्राप्त हो सके। अब राहु की 7म दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि रहेगी 8म भाव पर, और 9वीं दृष्टि रहेगी आपके 10म भाव पर। इस तरह राहु बैठे हैं दूसरे भाव में, दृष्टि डाल रहे हैं 6ठे भाव पर, 10म भाव पर, तो अर्थ त्रिकोण जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो अर्थ त्रिकोण कनेक्ट हो रहा है तो फिर कार्य और व्यवसाय में सफलता और धन की प्राप्ति ये होगा। और तो जो ग्रोथ है वो उस समय जरूर होगी, क्योंकि राहु वृद्धि के कारक तो है ही, तो वृद्धि होगी आपकी कार्य व्यवसाय में और करियर में भी। अब जो बृहस्पति हैं वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेशों में यदि आप जॉब ढूंढना चाह रहे थे तो इस समय में आपको सफलता मिलेगी। और आप इस समय में जो आप थोड़े से जिद्दी बने हुए थे, एडमेंट थे, तो इस समय में आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर आएगी। केतु अष्टम में आ जाएंगे 18-19 मई के आसपास। राहु और केतु का एक ही समय में राशि परिवर्तन होता है। अब राहु जो है वो भविष्य को दिखाते हैं और केतु जो है वो पास्ट को दिखाते हैं, पुरातन चीजों को दिखाते हैं, जड़ों की बात करते हैं। और अष्टम भाव तो जड़ों का ही होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का होता है। तो यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस चल रहा है तो इस समय आपको उसे सॉल्व करने का समय मिलेगा। कई बारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जो केस होते हैं वो लटके होते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं, परंतु केस सॉल्व नहीं होते। तो ये वो समय होगा जब आप सब मिलकर पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए केसेस को सॉल्व करने का काम करेंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो अष्टम भाव जो है वो गुप्त चीजों का भी है, गुप्त धन का है, ऑकल्ट साइंस का है, और केतु सूक्ष्मता के कारक हैं। तो जो असल का जो ज्ञान है वो तो केतु ही देते हैं। तो जिसका केतु प्रभावित नहीं होता है वो ज्योतिष तो कम से कम नहीं सीख पाता है। तो केतु सूक्ष्मता को बताते हैं, और केतु सूक्ष्मता को बताकर ही आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाते हैं। तो आप यदि कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो इस समय में आप रिसर्च कर सकते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है और चौथे भाव पर पड़ रही है, तो मोक्ष त्रिकोण को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप अध्यात्म में जाने का आपको मौका मिलेगा। और अध्यात्म जो है वो ऐसा अध्यात्म जिससे आपका मन कनेक्ट हो सके। मंगल और केतु की युति भी होगी, 10म भाव में होगी, क्षमा करें 8म भाव में होगी, और ये अंगारक दोष बनाएंगे। तो ये समय वो होगा जब आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और परंतु मंगल भी प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो फिर पैतृक जो संपत्ति है उससे संबंधित जो, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक तो हैं ही, तो पैतृक चीजों से संबंधित चीजों से लाभ इस समय आपको मिल जाएगा। ये 7 जून के आसपास होगा। तो 1.5 महीने जब मंगल यहाँ पर रहेंगे तो ये वो समय होगा जब आपको इन सब चीजों का लाभ मिल सकता है। आप यदि घर का कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, कोई पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट कराना चाहते हैं, अपने पुराने घर को रेनोवेट कराना चाहते हैं, तो इस समय में आप कर सकते हैं, क्योंकि केतु और मंगल दोनों ही ऋण के कारक हैं। ऋण देते भी हैं और ऋण क्षमा भी करते हैं।
और मंगल 11वें घर के स्वामी है और 8वें घर में आ रहे हैं, तो अचानक से गुप्त धन आ सकता है, कोई रुका हुआ पैसा था वो भी मिल सकता है। सूर्य और बृहस्पति का योग होगा 15 जून के आसपास, आपके छठे भाव में होगा, तो सूर्य का छठे भाव में आना भी अच्छा है। दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सूर्य आत्मा है, सरकार है और अर्थ त्रिकोण में आकर बैठे हैं, तो जो लोग जॉब में हैं उनका प्रमोशन का योग बनेगा और सरकार से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति 18 अक्टूबर को सप्तम भाव में आएंगे, 3 महीने वो यहीं रहेंगे, तो उस समय में यदि आपका जो विवाह के अगर योग हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि पिछले कुछ समय से आप लॉस में चल रहे थे और फायदा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये वो समय होगा जब आपके लिए ये समय अच्छा सिद्ध हो सकता है, धन कमाने की दृष्टि से, रुका हुआ धन वापस आने की दृष्टि से। जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे, कर्क राशि में होंगे, तब उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर और सप्तम भाव में है तो ये वृद्धि का भाव है, तो और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है और 12वें घर के वो स्वामी हैं, लाभ के स्थान को देख रहे हैं, तो फिर इस समय में आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ की प्राप्ति, यानी विदेशों से तो हो ही रही है प्राप्ति और किसी और तरीके से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसी इच्छा जो आपने बहुत समय से बनाई हुई थी परंतु वो पूरी नहीं हो रही थी, इस समय वो इच्छा पूरी हो सकती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लगन पर रहेगी और बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, उच्च के बृहस्पति हैं, बृहस्पति संतान के कारक भी हैं, तो लगन पर जब संतान के कारक की दृष्टि पड़ रही है तो फिर संतान का योग बनेगा। तीसरे घर के स्वामी भी हैं बृहस्पति, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे क्योंकि उच्च के हो रहे हैं और लगन को देख रहे हैं, तो इस समय में आपको नेम, फेम, धन सब कमाने का मौका आपको मिलेगा। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, अपने ही घर पर पड़ेगी जहां पर उनकी मीन राशि है, तो आप अपनी योग्यता को, अपनी स्किल को डेवलप करें ताकि उस समय का आप भरपूर लाभ उठा सकें। कॉन्फिडेंस बढ़ने का समय होगा, उत्साह बढ़ने का समय होगा। तो ये वो वर्ष होगा जब आपके लिए एक नई यात्रा का प्रारंभ होगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, आप रिस्क लेंगे और रिस्क लेकर आप अपने जीवन को एक नया आयाम देंगे। इस वर्ष में आप यात्राएं भी करेंगे, तो यात्राओं को बढ़ाने वाला ये साल होगा और शनि और बृहस्पति दोनों का ही प्रभाव एक ही भाव पर पड़ रहा है और वो भी यात्राओं के का ही भाव है। शनि वहां बैठे हुए हैं और बृहस्पति उनको देख रहे हैं और स्किल के भाव में है, तो फिर ये सब मिलकर आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएंगे। तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो वर्ष होगा वो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। तो कुछ आप ऐसा कीजिए, ईश्वर की उपासना कीजिए जिससे ये सारे जो अच्छे परिणाम है वो बनते रहें। तो शनि मंदिर जाइए, वहां पर दिया जलाइए, शनि चालीसा की पुस्तकों को आप दान भी कर सकते हैं और सूर्य के मंत्रों का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान आप करिए, बजरंग बली की उपासना कीजिए, नारियल चढ़ाइए और चंदन का तिलक लगाइए और कलावा से उसको, नारियल को बांधकर फिर किसी को आप मंदिर में दान दे दीजिए। बजरंग बली का तो आपको उपासना करनी ही चाहिए, हो सके तो गौशाला में और वृद्धाश्रम में आप कुछ दान भी कीजिए। तो साथियों, मकर राशि के ऊपर थी ये 2025 की एक वीडियो और वीडियो बहुत लंबी हो ही जाती है क्योंकि पूरे साल की बात करनी होती है, सारे ग्रहों की बात करनी होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।